गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम चैप्टर नंबर 5 सतह रसायन में कोलाइडी अवस्था के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कोलाइडी अवस्था होती क्या है, तो इसके लिए इस पर जो रिसर्च किया है थॉमस ग्राहम ने इस पर काफी रिसर्च किया और रिसर्च करने के बाद इन्होंने यह बताया कि जो पदार्थ होते हैं हमारे, ये दो प्रकार से होते हैं। एक होता है आपका क्रिस्टलाभ और दूसरा होता है कोलाइड अवस्था, है ना। पहला क्या था, कैसा होता है आपका क्रिस्टलाभ और दूसरा आपका क्या होता है कोलाइडी। दो प्रकार की इन्होंने अवस्थाओं के बारे में हमें बताया। ठीक है, क्रिस्टलाभ और कोलाइडी अवस्था। ठीक है, इन दोनों ही क्रिस्टलाभ और कोलाइडी अवस्था के बारे में बात करें तो जो क्रिस्टलाभ होते हैं तो ये ऐसे पदार्थ होते हैं क्रिस्टलाभ जो किसी पार्चमेंट झिल्ली, ठीक है, पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली में आसानी से क्या हो जाते हैं, विस्तृत हो जाते हैं। ठीक है, यानी उनमें से आसानी से क्या होते हैं, अब आसानी से क्या हो जाते हैं, घुलनशील हो जाते हैं और निकल जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हम देखते हैं हमारे अम्ल, क्षार और लवण, शर्करा और जो यूरिया होते हैं, ये आदि क्या होते हैं, क्रिस्टलाभ कहलाते हैं, क्योंकि यह क्रिस्टलीय प्रकृति के होते हैं और आसानी से क्या होते हैं, ठीक है, इसमें पार्चमेंट जो झिल्ली होती है, ठीक है, उसमें से आसानी से निकल जाती है। और दूसरे हमारे प्रकार के होते हैं कोलाइडी। ठीक है, तो कोलाइडी ऐसे पदार्थ होते हैं जो पार्चमेंट झिल्ली या जंतु झिल्ली से आसानी से विस्तृत नहीं होते हैं। ठीक है, इसे ये क्या करते हैं, मंद गति से इसमें से निकलते हैं, या पहली बात तो निकलते हैं नहीं, और निकलते भी हैं तो बहुत ही मंद गति से निकलते हैं। और इनके जो एग्जांपल हम देखें तो हमारे पास जैसे गोंद हुआ, जेलेटिन हुआ, ठीक है, स्टार्च और एल्बुमिन जो होते हैं, ये आपके क्या होते हैं, कोलाइडी विलियम कहलाते हैं। ठीक है, पार्चमेंट क्या है, झिल्ली से नहीं निकलते। तो ये थॉमस ग्राहम की क्या है, पुरानी अवधारणा है। ठीक है, परंतु आधुनिक अवधारणा क्या कहती है कि किसी भी तंत्र के अंदर जो द्रव के कण के आकार पर निर्भर करता है, किसी भी जो आपका होता है अवस्था, उस अवस्था में जो कोलाइडी होते हैं वो उनके कणों के आकार पर डिपेंड करते हैं ना। और कणों के आकार पर डिपेंड करने के कारण हमने इसको कितने तीन भागों में विभाजित कर दिया गया है। ठीक है, जो पहले भाग देखे हम, तो सबसे पहला भाग जो आपका इसमें देख लेते हैं, गुणों के आधार पर हम इसको क्या कर लेंगे, क्लासिफाइड कर लेंगे। जैसे पहला तो आपका गुण रहेगा, दूसरा आपका कोलाइडी विलियम, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो जाएगा, वास्तविक विलियम, और तीसरा आपका रह जाएगा आपका कोलाइडी वास्तविक विलियम, और आखिरी में आपका रह जाएगा निलंबन। ठीक है, निलंबित अवस्था। ठीक है, यानी आपके पास तीन प्रकार के आपके कोलाइडी आ जाएंगे, पहला कोलाइडी विलियम, दूसरा वास्तविक विलियम और तीसरा निलंबन। ठीक है, इनमें जब हम अंतर देखें तो सबसे पहली बात करें कि कणों का आकार। ठीक है, तो कणों के आकार की बात करते हैं, कणों का आकार। ठीक है, तो जब कणों के आकार की बात करते हैं तो कोलाइडी कणों का आकार कितना होता है, 10 की घात -9 से, ठीक है, 10 की घात -9 से 10 की घात -6 आपका सेंटीमीटर मीटर तक आपका क्या होता है, इनके कणों का आकार होता है। काफी छोटा इनका क्या होता है, आकार होता है। जबकि क्या होता है, वास्तविक विलियम का जो है 10 की घात -9 से आपका इसके कणों का आकार क्या होता है, कम होता है। जबकि हम बात करें, ठीक है, तो ये जो निलंबन कण होते हैं ये 10 की घात -6 मीटर से भी कम आपके आकार में होते हैं। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो है कोलाइडी कण के जो आकार काफी छोटा होता है, ठीक है, उससे थोड़ा सा बड़ा आकार किसका होता है, आपका वास्तविक विलियम का, और निलंबन कण का आकार उससे थोड़ा ज्यादा होता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्या होता है, कणों के आकार पर इनको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। ये सबसे छोटे जो आकार होते हैं हमारे कोलाइडी विलियम के होते हैं, और उससे थोड़े बड़े आपके वास्तविक, और सबसे छोटे जो होते हैं
आपके निलंबन कण के होते हैं। ठीक है, छलनता का जो गुण देखते हैं, ठीक है, तो छलनता के गुण देखते हैं कि साधारण अपन इसको क्या कर सकते हैं, साधारण जो आपका होता है जंतु झिल्ली से नहीं निकलते हैं। ठीक है, ये भी वास्तविक विलयन में जंतु झिल्ली से नहीं निकलते, परंतु ये क्या हो जाते हैं वास्तविक विलयन से बाहर और जंतु झिल्ली से नहीं निकल पाते। ठीक है, तीनों क्या होते हैं जंतु झिल्ली से नहीं निकल पाते और ये कुछ मात्रा में थोड़े बहुत क्या है निकल पाते हैं। ठीक है, नीचे बैठने की बात करें, यानी कि नीचे बैठना, आप देखिए नीचे बैठने की बात करें, ठीक है, तो नीचे बैठने का मतलब क्या है, गुरुत्व का प्रभाव। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव देखें तो गुरुत्वाकर्षण में देखें तो हम यहाँ क्या करते हैं, इसके कण नीचे नहीं बैठते, है ना, क्या करते हैं नीचे नहीं बैठते। ठीक है, दूसरा देखें कि इसके कण भी नीचे नहीं बैठते हैं। जबकि जो निलंबन कण होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं कुछ समय के पश्चात उस पात्र में नीचे बैठने लग जाते हैं। ठीक है, नीचे बैठते हैं, ठीक है, कुछ समय के पश्चात। ठीक है, तो ये नीचे बैठना है गुरुत्व का प्रभाव। गुरुत्व का प्रभाव केवल क्या होता है निलंबन कणों पर ही क्या होता है हल्का प्रभावी होता है। ठीक है, उसके बाद विसरण की बात करें कि क्या इनमें विसरण का गुण होता है, फैलाव का गुण होता है। तो फैलाव का गुण की बात करें तो ये जो आपका कोलाइडी विलयन धीरे धीरे क्या होता है विस्तृत होता है, जबकि आपका ये क्या होता है वास्तविक विलयन तेजी से विस्तृत हो जाता है और ये क्या होता है अत्यंत धीमी गति से विस्तृत होता है। ठीक है, ये क्या हो जाता है बहुत जल्दी विस्तृत होता है या धीरे धीरे होता है और ये क्या हो जाता है अत्यंत धीमी गति से आपका क्या होता है विस्तृत होता है। ठीक है, अगली बात करें दृश्यता की, तो दृश्यता की बात करें तो अति सूक्ष्मदर्शी से जब हम देखते हैं, ठीक है, बहुत ही सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप द्वारा जब देखते हैं तो कोलाइडी कण को देखे जा सकते हैं। ठीक है, और इनके कण इनके जो कण होते हैं अदृश्य होते हैं। ठीक है, और इनको हम खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, इनको माइक्रोस्कोपी के द्वारा देख सकते हैं, इसको नहीं देख सकते और ये क्या होते हैं इनको खुली आंखों से भी हम क्या कर सकते हैं देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार ये हमारे पास क्या हुआ कोलाइडी विलयनों में कोलाइडी विलयन वास्तविक विलयन और निलंबन के बीच में क्या होता है अंतर इस प्रकार से हम कर सकते हैं। ठीक है, अब अगला जो आपका है कोलाइडी विलयनों की दो प्रावस्थाओं के आधार पर, है ना, दो प्रावस्थाओं के आधार पर भी इनमें अंतर देखा जाता है। और दो प्रावस्थाएं क्या होती है, तो दो प्रावस्था क्या होती है, एक तो परिक्षेपित प्रावस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है। ठीक है, दो प्रकार के आपके क्या होते हैं कोलाइडी विलयन के लिए हम देखें कोलाइडी अवस्था के बारे में बात करें तो दो प्रकार के हमारे पास इसकी प्रावस्थाएं होती है। ठीक है, दो प्रावस्थाएं हैं आपकी, ठीक है, प्रावस्थाएं, ठीक है, दो प्रावस्थाएं हैं आपके पास, एक परिक्षेपित प्रावस्था होती है और एक परिक्षेपण माध्यम होता है ना। पहला क्या होता है परिक्षेपित प्रावस्था, ठीक है, और दूसरा होता है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, जैसा कि हमने पहले लेसन में पढ़ा था विलयन, विलयन में क्या होता है एक विलय होता है और एक विलायक होता है। इसी प्रकार ये क्या होता है ये आपका विलय हो जाता है और ये आपका क्या हो जाता है विलायक हो जाता है। परिक्षेपण माध्यम में परीक्षित प्रावस्था को भूना जाता है, इस प्रकार हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे पास जो कोलाइडी विलयन का जो वर्गीकरण करते हैं इन दोनों के आधार पर, तो पहला जो वर्गीकरण होता है परिक्षेपित प्रावस्था की भौतिक आधार पर, है ना, इन दोनों की भौतिक परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम के भौतिक अवस्था के आधार पर हम क्या करते हैं इनका क्लासिफिकेशन करते हैं। ठीक है, पहला आपका है भौतिक अवस्था के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो वर्गीकरण में हम देखेंगे एक
एक टेबल बनानी है पड़ेगी, जिसमें अपने को दिखाना पड़ेगा कि परिक्षेपण प्रावस्था क्या है और परिक्षेपण माध्यम क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले आपका होता है परिक्षेपित प्रावस्था, और दूसरा आपका होता है परिक्षेपण माध्यम। ठीक है, उसके बाद देखेंगे आपका क्या आएगा, तत्व का नाम क्या है जिसका जो यह बनता है। ठीक है, तंत्र का नाम। ठीक है, और इसके उदाहरण क्या है। ठीक है, ये देखेंगे हम। ठीक है, तो सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, क्रमांक देखेंगे तो पहला जो आपका आ रहा है क्रिस्टलीय तंत्र जो आ रहा है वह क्रिस्टलीय कोलाइडी तंत्र जो आ रहा है आपका, उसमें हम देखते हैं सबसे पहला तंत्र आपका होता है ठोस तंत्र। ठीक है, इस ठोस तंत्र में परिक्षेपित प्रावस्था क्या होती है, ठोस होती है। ठीक है, परिक्षेपित प्रावस्था ठोस है और परिक्षेपण जो माध्यम है आपका अगर वो भी ठोस हो, दोनों ठोस हो। ठीक है, तो इस प्रकार का ये तंत्र आपका आता है, उस तंत्र को हम ठोस साल के रूप में जानते हैं। किस रूप में जानते हैं, ठोस साल के रूप में हम इसको जानते हैं। यानी आपका परिक्षेपण प्रावस्था भी ठोस रहेगी और परिक्षेपण माध्यम भी आपका क्या रहेगा, ठोस ही रहेगा। इन दोनों को करते हैं तो ये आपका क्या हो जाता है, ठोस तंत्र आपके पास प्राप्त हो जाता है। इसके लिए उदाहरण देखें तो रूबी ग्लास जो होता है, रूबी ग्लास। ठीक है, और कुछ स्टोन्स होते हैं, है ना, कुछ पत्थर होते हैं जैसे कि जेम स्टोन्स होता है, ये भी क्या होते हैं इसके उदाहरण। ठीक है, अगला जो आपका होता है इसी में दूसरी जो होती है आपका वो भी, उसमें क्या होता है आपका परिक्षेपित प्रावस्था आपकी ठोस होती है और परिक्षेपण माध्यम आपका क्या हो जाता है, द्रव हो जाता है। ठीक है, तो जब इस प्रकार की जब आपके पास जो कोलाइडी संविलियन बनेगा आपके पास, या कोलाइडी तंत्र बनेगा, वहां आपका क्या कहलाएगा, साल कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, साल। ठीक है, इस साल में हम देखते हैं तो साल के जो उदाहरण है हम देखते हैं तो रक्त जो आपका ब्लड रहता है, ठीक है, रजत साल होता है या स्वर्ण साल बोलते हैं इसको। ठीक है, रजत साल या स्वर्ण साल जो होता है आपका, इसका एग्जांपल हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका पेंट हो सकता है। पेंट जो होता है, पेंट में भी क्या होता है आपका, इसमें जो होता है जो कलर के ठोस कण होते हैं वो द्रव के अंदर मिलाए जाते हैं। ठीक है, स्वर्ण साल की बात करें तो ठोस जो अवस्था होती है सोने की, उसको क्या करते हैं, किसी मरकरी इसमें क्या करते हैं, मिलाया जाता है, तो आपका क्या हो जाता है, ये स्वर्ण साल निर्मित हो जाता है। ठीक है, तीसरी जो आपकी अवस्था होती है इसमें देखते हैं हम ठोस। ठीक है, अब परिक्षेपित प्रावस्था वापस क्या रहेगी आपकी, ठोस रहेगी, और इसको किसमें परिक्षेपण माध्यम क्या रहेगा, गैस। अब ठोस को गैस के अंदर आपको क्या करना है, समाहित करना है। तो इस प्रकार का जो आपके पास तंत्र मिलता है वह क्रिस्टलीय तंत्र का क्या नाम हो जाएगा आपका, तो इसका नाम होगा एरोसॉल। क्या नाम हो जाएगा, एरोसॉल। ठीक है, इसका नाम एरोसॉल रहेगा। और इसके एग्जांपल जो है हमारे पास धुआं है और धूल के कण होते हैं, है ना, क्या होता है, धुआं। ठीक है, तो धुएं में हम क्या देखते हैं कि हमारे जो जब जलती है आग लगती है तो उसके ऊपर बहुत धुआं निकलता है, तो धुआं में काला दिखा जाएगा, पर वास्तविक रूप से किसी भी गैस के लिए कलर तो होता नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर जो धुआं होता है वो कार्बन के कण होते हैं। कार्बन के कण की वजह से क्या होता है, हमें वो क्या दिखाई देता है, धुआं काला काला दिखाई देता है। तो उसमें क्या होता है, जो धूल के जो कण होते हैं या कार्बन के कण जो होते हैं वो ठोस होते हैं, और आपका जो परिक्षेपण माध्यम जो आपका होता है वो गैस होता है। इस कारण इसको हम क्या कहते हैं, एरोसॉल कहते हैं। और धूल के कण भी जो होते हैं आपका, ये भी इसी का ही एक उदाहरण होता है। धूल भी क्या होती है, एटमॉस्फेयर की गैस में क्या हो जाती है, समाहित हो जाती है। ठीक है, चौथा प्रकार का जो हमारा रहेगा, उसमें परिक्षेपित प्रावस्था क्या रहेगी, द्रव रहेगी, और परिक्षेपण जो माध्यम है, ठीक है, ये आपका क्या रहेगा, ठोस रहेगा। यानी जब ठोस के अंदर आपको क्या करना है, द्रव को घोलना है या समाहित करना है, तो इस प्रकार का जो आपके पास आएगा तंत्र, ये क्या कहलाएगा, आपका जेल कहलाएगा। ठीक है, इसके जो उदाहरण है हमारे
दही, है ना, जेली, दही, ठीक है। ये इस प्रकार के आपके क्या है उदाहरण है। आप देखते हैं कि जेली क्या होती है, आपके जो परीक्षण माध्यम होता है और ठोस होता है उसके अंदर क्या किया जाता है, द्रव को मिलाया जाता है। तो इस प्रकार का जो होता है जेली, दही भी आपका इसी प्रकार का उदाहरण है और जेली भी आपका उसी प्रकार का उदाहरण होता है, ठीक है। अगला जो पांचवा है, इसमें परीक्षित प्रावस्था पुनः आपकी क्या आ जाएगी, द्रव आ जाएगी, है ना। और अब आपके इसमें क्या मिलाया जाएगा, पुनः परीक्षण माध्यम क्या होगा, द्रव होगा। तो इस प्रकार देखें तो दोनों क्या है, द्रव अवस्था में होते हैं। तो इस द्रव अवस्था को हम क्या बोलते हैं, पायस बोलते हैं। क्या नाम दिया गया इसको, पायस, ठीक है। यानी कि द्रव परीक्षित प्रावस्था द्रव है, परीक्षण माध्यम भी द्रव है, तो ये दोनों मिलकर आपका क्या बना देंगे, पायस बना देंगे। इस प्रकार का जो तंत्र आपका क्या कहलाता है, पायस कहलाता है। और ये आपका उदाहरण है इसमें दूध, ठीक है, क्योंकि दूध जो होता है उसके अंदर फैट होता है, ठीक है, और फैटी के कण क्या होते हैं, द्रव के अंदर क्या होते हैं, समाहित होते हैं, ठीक है। तो वो भी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है और ये भी क्या होता है, द्रव अवस्था में होता है। तो इस प्रकार ये क्या होता है, पायस कहलाता है, ठीक है। इसमें जब हम देखें तो आपका बालों की जो क्रीम भी होती है आपकी, वो क्रीम भी इसी प्रकार का होती है कि द्रव अवस्था में होती है और पायस का रूप लेती है, ठीक है। छठी अवस्था देखिए, तो अब इसमें जो होता है परीक्षित प्रावस्था द्रव होती है और परीक्षण माध्यम क्या हो जाएगा, आपका गैस हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इस प्रकार के जो कण को हम बोलते हैं एरोसॉल बोलते हैं, ठीक है। इसको भी क्या बोलते हैं, एरोसॉल। और ये किसके लिए है, आपके द्रव के लिए, और ऊपर वाला जो था आपका गैस के लिए था, एरोसॉल, ठीक है। तो इसमें अब क्या देखते हैं, द्रव अब क्या कर रहा है, अब गैस के अंदर समाहित हो रहा है। तो इस प्रकार के जो उदाहरण है, बहुत ही अच्छा उदाहरण है, जिसे पूरा हुआ, है ना, ठंड के समय में पूरा हो जाता है, या फिर आपके ये देखा गया है कि धुंध हो जाती है, ठीक है, कोहरा या धुंध दोनों आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं। तो इस प्रकार आप देखें कि ये हमारे पास एरोसॉल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अगला जो सातवां जो है हमारे पास, ठीक है, ये तो तीन ठोस के हो गए हैं, तीन द्रव के भी हो गए। अब हमारे पास गैस आएगी। अब गैस क्या होता है, और ठोस, ठीक है, यानी कि हमारे पास परीक्षण माध्यम ठोस हो और परीक्षित प्रावस्था क्या हो, गैस हो। जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, ठोस फॉर्म प्राप्त हो जाता है। क्या प्राप्त हो जाता है, ठोस फॉर्म प्राप्त होता है। और इसका एग्जांपल में देखिए तो झींगा पत्थर होता है, ठीक है, ये इसका एक एग्जांपल है जिसमें आपका क्या होता है, उसके ठोस अवस्था में क्या होता है, गैस के कण उसके अंदर समाहित हो जाते हैं, ठीक है। और आखिरी जो आपका होता है 8वां नंबर, इसमें गैस और आपका द्रव होता है, ठीक है, गैस और द्रव, ठीक है। इसमें मतलब गैस की जो अवस्था है वो द्रव के अंदर समाहित होती है और इसको हम बोलते हैं फॉर्म या झाग। इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म या फिर झाग कहते हैं, ठीक है। इसके एग्जांपल बहुत अच्छे हैं। ये देखिए फेर है, साबुन का झाग हुआ, ठीक है, साबुन का झाग, या फेंटी हुई क्रीम, है ना, साबुन का झाग या फेंटी हुई क्रीम क्या होती है, आपके इसके एग्जांपल। तो इस प्रकार हम क्या कर सकते हैं, परीक्षित प्रावस्था और परीक्षण माध्यम के आधार पर हम कोलाइडी तंत्र को वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। इसी के आधार पर हम कुछ और एग्जांपल है जिसको हम और विस्तार